मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट, आपके समक्ष एक ज्वलंत वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि समाज में बहुत ही घृणित दृष्टि से देखा जाने वाला अपराध है। 304B दहेज हत्या। दहेज हत्या के मामले वैसे तो समाज में कम ही होते हैं, और उनमें कुछ मामले तो ससुराल पक्ष की नासमझी या लड़कियों की भी नासमझी से हुआ करते हैं। जैसे कि ससुराल में लड़की आई और उसके हित का काम ना हुआ, या ससुराल पक्ष द्वारा किसी तरह का काम का दबाव या आर्थिक स्थिति का दबाव, या पति द्वारा शराब से पी करके आना, मारना पीटना, कई ऐसी समस्याओं के चलते लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं, फांसी लगा लेती हैं, जहर खा लेती हैं। घरेलू हिंसा, जो घर में हिंसा मतलब गलत व्यवहार होता है, सास बहू में झगड़ा होता है, पति द्वारा झगड़ा होता है, पारिवारिक कलह होता है, इनके चलते लड़कियां फांसी लगा लेती हैं, जहर खा लेती हैं। तो इन स्थितियों में भी मायके वाले दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा कायम करा देते हैं। या वैसे जो ससुराल वालों द्वारा हत्या करने की जो घटनाएं होती हैं, बहुत ही रेयर केसों में कम होती हैं। वो अधिकतर घटनाएं जो है आत्महत्या से ही संबंधित होती हैं, परंतु सभी दहेज हत्या मुकदमा लिखाए जाते हैं और उनकी कार्रवाई दहेज हत्या के उसमें होती है। तो इसकी मुख्य 4 आधारशिलाएं हैं दहेज हत्या की, जो कि दहेज हत्या का मुकदमा जो बनाया जाता है या जो अदालत में चलता है, जो अदालत में खड़ा होता है या अदालत में स्टैंड होता है, वो 4 पिलरों पे होता है। मुख्यतया 4 पिलरों पे होता है। पहला पिलर है, 4 खंबे हैं, उसके ऊपर लिंटर पड़ा हुआ है। आपको साधारण भाषा में बता रहे हैं क्योंकि आप लोगों की समझ में आ जाए। वकालत की भाषा थोड़ी सी अलग होती है और आपकी शुद्ध भाषा थोड़ी सी मैं अलग थोड़ा सा करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 4 खंबे, उनके ऊपर लेंटर पड़ा हुआ है। पहला खंबा है विवाह के 7 वर्ष के भीतर ऐसी मृत्यु का होना। दूसरा है अप्राकृतिक परिस्थितियों में मृत्यु का होना। अप्राकृतिक परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जैसे आग लगा के मर जाना, जहर खा के मर जाना, कुआं में कूद के, नदी में कूद के मर जाना, या अप्राकृतिक के अंतर्गत कोई बीमारी, ऐसी बीमारी जिससे मृत्यु हुई हो परंतु उसमें उसका इलाज न कराया गया या घोर लापरवाही बरती गई हो, इस तरह से मृत्यु का कोई भी कारण ऐसा हो जिसे मृत्यु को अप्राकृतिक साबित किया जा सकता है, जो प्राकृतिक रूप में मृत्यु ना हो, तो ऐसी मृत्यु भी जो है इसके अंतर्गत आएगी। 2 पिलर हो गए। तीसरा पिलर है कि मृत्यु के पूर्व दहेज की मांग की गई हो। मृत्यु के पूर्व, मृत्यु के पहले, या तो उसने जीते जी ऐसी कोई FIR कराई हो जो कि दहेज की मांग से संबंधित हो, या परिवार वालों को कोई ऐसी बात बतलाई हो या उसके गवाह या साक्ष्यों को ऐसे कि मृत्यु के पहले से दहेज की मांग की जाती रही। और चौथा आखिरी स्तंभ जो है वो दहेज की मांग के लिए उसको बराबर प्रताड़ित किया जाता रहा, विवाह के पश्चात या विवाह के तुरंत बाद या विवाह के कुछ बाद या मृत्यु के पहले कुछ समय पहले से उसको प्रताड़ित किया जाता रहा हो, उसको शारीरिक मानसिक यातनाएं दी जाती रही हों कि इतना रुपया दो या ट्रैक्टर दो या गाड़ी दो या मोटरसाइकिल दो या कार दो
कि 4 लाख रुपया नकद दो। तो इस तरह से उसको प्रताड़ित किया जाता रहा, उसको मारा पीटा जाता रहा, उसको गालियाँ दी जाती रही हूँ, उससे अमानवीय व्यवहार किया जाता रहा, उसे नौकरों की तरह काम कराया जाता रहा हो, और उसको जो है समय समय पर गाली गलौज या यातनाएँ दी जाती रही हूँ। तो इस तरह की बातें उसने अपने परिवार के लोगों को, अपने परिवार के सदस्यों को बताई हों, अपने रिश्तेदारों को बताई हों, अपने माँ बाप को बताई हों, अपने भाई बहनों को बताई हों, इस तरह की बातें बताई हों, या किसी पत्र के माध्यम से सूचित किया हो, फ़ोन के माध्यम से सूचित किया हो, और या किसी रिश्तेदार के माध्यम से ये खबर भिजवाई हो उसकी उसका। तो इस तरह से 4 पिलर हो गए। ये चारों पिलर जब स्तंभ मजबूत होते हैं तो लेंटर की बुनियाद मजबूत होती है। तो इस तरह से ये दहेज प्रथा का जो मुकदमा है, ये जिस समय कायम कराया जाता है, तो कायम कराते ही, चूँकि उस समय ससुराल पक्ष में लड़की की मृत्यु हुई होती है, आनन फानन में थाना अध्यक्ष आता है, सीओ आता है, एसपी आता है, एम्बुलेंस आती, कई गाड़ियाँ आती हैं अचानक से, और अचानक से कार्रवाई होती है, और इसकी जांच जो है थाने अध्यक्ष नहीं करता है, इसकी जांच सीओ करता है। जैसे तो आपके एक मुकदमा हरिजन बनाम सवर्ण का भी होता है, वो भी सीओ जांच करता है, और एक जो है ये जो 304B का दहेज हत्या का मुकदमा एबीसीओ जांच करता है। अच्छा, इसमें एक विशेष बात और अन्य मुकदमों से हटके होती है, जो कि शायद आम लोगों को नहीं मालूम होती है। इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो अभियुक्त के ऊपर होता है, सबसे बड़ी बात ये है। और मुकदमों में तो ये होता है कि जिस व्यक्ति ने मुकदमा कायम कराया है, वो वादी पक्ष के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि वो साबित करे कि जो अपराध हुआ है, जो घटना हुई है, उसके सबूत साक्ष्य वही दे वादी, और उसको अंतोगत्ता लास्ट तक मुकदमा ये साबित करना होता है कि ये अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया और उसको दंडित किया जाए इस मामले में। तो वो साबित करता है बयान वजीर और सबसे। परंतु इसमें थोड़ा सा उल्टा प्रोसीजर होता है। इसमें अभियुक्त अपनी साबित करना होता है अभियुक्त को कि मैंने अपराध नहीं किया है। मतलब वादी की तरफ से ये जिस दिन से उसने घटना दिखा दी, जिस दिन से उसने एफआईआर करा दी, जिस दिन से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम जरूरी होता है इसमें कराना, पोस्टमार्टम हुआ, एफआईआर हुई, एफआईआर अधिकतर सीओ चार्जशीट ही दाखिल करता है। तो क्योंकि इतना सीरियस मामला होता है और किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई होती है और उसमें आत्महत्या के दुष्प्रेरणा से मृत्यु हुई हो या और भी कोई अन्य कारण रहे हों, परंतु कुल मिलाकर के सीओ जो है अधिकतर ससुराल वालों को दोषी दिखाते हुए चार्जशीट लगा देता है। क्योंकि अगर ससुराल वाले दोषी नहीं भी हैं और चार्जशीट अगर नहीं लगाता है सीओ, तो जिसके यहाँ लड़की की मृत्यु हुई है वो कई उच्च अधिकारियों के यहाँ जाता है, आनंद फानंद में दुनिया की कार्रवाइयाँ होती हैं। उस कार्रवाइयों से बचने के लिए पुलिस और सीओ वगैरह उसमें अधिकतर चार्जशीट ही दाखिल करके अपना जो है पल्ला झाड़ते हुए किनारा करते हैं अधिकतर। तो अधिकतर चार्जशीटें उसमें लगती हैं और उसके बाद जो है उसमें अभियुक्त वगैरह को जेल हो जाती है, लड़का पक्ष और परिवार के सदस्यों को। और परिवार के सदस्यों में कभी कभी जो दूर के रिश्तेदार होते हैं जिनको अनावश्यक रूप से फंसा दिया जाता है, क्योंकि ऐसे में दो परिवारों का जो मिलन होता है वो एक दुश्मनी का रूप धारण कर लेता है। जो दो परिवारों की दोस्ती होती है वो दुश्मनी का रूप धारण कर लेती है। उसमें आदमी अधिकतर क्या होता है कि सास ससुर तो लिखाता ही है, पति सास ससुर और ननद को लिखाता है, और उसके बाद जो ननद बाहर रह रही है उसको भी लिखा देता है। जो परिवार के अन्य सदस्य कहीं ना कहीं से उससे जुड़े हुए हैं उनको भी सारे लोगों को, कहीं 7 लोगों को लिखा दो, 8 लोगों को लिखा दो, 12 लोगों को लिखा दो। तो इस तरह से काफ़ी संख्या बढ़ा दी जाती है। जब पुलिस देखती है
कि इनका इन्वॉल्वमेंट कहीं से नहीं है इन लोगों का। ये लोग तो कहीं दूसरे पते में रहते हैं, ये तो हरिद्वार में रहते हैं, घटना कानपुर की है। ये तो घटना इलाहाबाद की, लोग तो लखनऊ में रहते हैं, इनका पता तो लखनऊ का है, आधार कार्ड लखनऊ का है, और सब चीज़ें भी इनकी लखनऊ की हैं, तो घटना कानपुर में हो रही है। तो इनका कहीं से इतना ज़्यादा वो है नहीं इंटरफियर। कभी कभार आ गए 4-6 महीने 8 महीने में, जब जांच करती पुलिस की, ये 6 महीने या 8 महीने या साल 2 साल में ये लोग आते हैं, तो इनका प्रताड़ना का प्रश्न नहीं उठता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, पेपर देखते हुए, गवाही वगैरह लेते हुए, तो उन लोगों कुछ लोगों के नाम निकाल देती है पुलिस। तो इस तरह से कुछ लोगों के नाम निकालने से मेन मेन लोग अपराध में आ जाते हैं, बाकी इधर उधर वाले लोग पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान हटा दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये 304B का मामला है। और इसके बाद दाखिले के बाद चार्जशीट लगने के बाद अदालती कार्रवाई चालू हो जाती है। अदालत में चार्ज वगैरह बनता है। चार्ज वगैरह के बनने के बाद PW1, PW2, PW3 जो गवाह हैं उनके बयान होते हैं, वादी के बयान होते हैं, और उनसे जिरह होती है। जिरह के बाद जो लेखक है जिसने लिखा मुकदमा उसके बयान होते हैं, आईओ के बयान होते हैं। इस तरह से सब गवाह गुजरते हैं। मेडिकल रिपोर्ट है, जो आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उनके डॉक्टर से जिरह वगैरह होती है और उनके बयान होते हैं। और इस तरह से जितने लोग उसमें हैं, इन्वॉल्वमेंट है उसमें, दहेज प्रथा के मुकदमों में, सभी से बयान और जिरह होते हुए मामला लास्ट में अभियुक्त को मौका दिया जाता है 313 वगैरह में। उसके बाद जजमेंट की प्रोसीडिंग होती है। काफ़ी समय लग जाता है डिसाइड होने में मामले को। तो इस तरह से अधिकतर मुकदमों में सज़ा हो जाया करती है, और कुछ मुकदमे समझौता से, लेन देन से भी छूट जाते हैं, और कुछ मुकदमे जो है जो आत्महत्या के दुष्प्रेरण के अंतर्गत, जैसे 306 धारा है तो उसके अंतर्गत सजा कर दी जाती है। 304B में ना होके 306 दुष्प्रेरण, 498A दहेज मांगना, प्लस जो है आत्महत्या के द्वारा पत्नी की मृत्यु हुई तो उसमें आत्महत्या का दुष्प्रेरण की सज़ा, वो सज़ा थोड़ी सी कम हो जाती है। और इसमें जो 304B में है, इसमें 7 वर्ष से सज़ा कम नहीं होती है, और ये जो है आजीवन कारावास तक हो सकती है। और उसमें थोड़ी सी सज़ा कम हो जाती है उन मुकदमों में जाके, अगर वो ये साबित होता है कि आत्महत्या की है और दहेज मांगा गया है तो कम हो जाती है। इस तरह से बहुत कम, रेयर केस ही छूट पाते हैं। जैसे 100 में 10% मुकदमे छूट पाते हैं जिनमें मुकदमों में आपस में कड़ी नहीं मिलती है, जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ कह रही है और साक्ष्य कुछ कह रहे हैं, गवाह कुछ कह रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो चार्जशीट कुछ कह रही है। इस तरह से अगर भिन्नता आ जाती है और चेन में चेन नहीं मिलती है तो फिर जंजीर का निर्माण कायदे से नहीं हो पाता है और मुकदमा छूट जाता है। अधिकतर 90% मामलों में सजा हो जाती है। 10% मुकदमे कुछ कड़ियाँ न मिलने के कारण छूट भी जाते हैं, और अधिकतर मुकदमे तो 50% तो समझौता प्रक्रिया के अंतर्गत ही खत्म हो जाते हैं। लेन देन के मामले हो जाते हैं कुछ, तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको हमने 304B का मामला ने समझाया। ये समाज में बहुत ही ज्वलंत मसला है। जिन भी कारणों से ये ऐसा होता है दो परिवारों के बीच में, तो जो भी कारण है, कारण कई हैं, परंतु वो कारण समाज के हित में नहीं है। और ये अपराध बड़ा दुखद अपराध है, बड़ा पीड़ादायक, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, तीनों विशाल पीड़ा का सामना दोनों परिवारों को करना पड़ता है। इसलिए प्रेम भाव से रहें, और लड़कियों की भावनाओं को ससुराल पक्ष वाले भी समझें, और लड़कियों को भी ये चाहिए कि
ससुराल पक्ष की, पति की, सास की, परिवार की भावनाओं को समझते हुए उनको कायदे से मिलकर चलें। और यदि ससुराल में उनको मिलकर नहीं हो पा रहा, उनका हिसाब नहीं बन पा रहा है, तो अपने मायके में भी तो आके रहा जा सकता है। ज़रूरी थोड़ी ना है कि भगवान ने इतना अच्छा 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ मनुष्य शरीर दिया है तो कुछ सदुपयोग करने के लिए दिया है। अपने हित में और समाज के हित में और परिवार के हित में, सबके हित में कार्य करें। कुछ ऐसा कार्य करें जो समाज में नाम करके जाए। ये शरीर, मानव रूपी शरीर जो जन्म लिया है, ये बामुश्किल से मिलता है और ये दुर्लभ है। देवताओं में, भगवान में और जानवरों में, सब में ये श्रेष्ठ जो है शरीर प्रभु ने दिया हुआ है और इससे कुछ भी हासिल किया जा सकता है और मर के भी अमर हुआ जा सकता है। तो ये ध्यान रखें। और मैं सबसे ये अपील करना चाहूँगा, जो लोग अपने शरीर, पुरुष या महिलाएं जो लोग आत्महत्या कर लेती हैं, उनसे मैं विशेष अपील करना चाहूँगा कि इस बात को गौर करें कि मनुष्य शरीर प्रमुख शरीर है और इसको नष्ट करने से पहले कुछ ऐसा कर जाएं, समाज हित में, परिवार हित में कुछ ऐसा कर जाएं, ऐसा कर गुजरें जिससे कि आपका नाम अमर हो सके। क्या है, आए संसार में, खाया पिया कमाया और उसके बाद खा पी के कमा के और सब शरीर को निपटा के चले गए और कोई पूछने वाला नहीं है, हैं? तो ऐसे जीवन से क्या फ़ायदा। जब जीवन ऐसा जिए कि अपना खुश मिजाज जीवन जिए, औरों को खुशी दें, जिससे समाज में खुशियाँ बिखेरें और मरें, तो मरने के बाद भी आपका कम से कम 20 वर्षों, 40 वर्षों, 60 वर्षों तक कोई आपका नाम तो ले, तब तो आपका जीवन सार्थक होगा। वरना इस तरह की आत्महत्या करने से तो बड़ा ही जीवन नरक रूपी, ये जीवन भी नरकी रूप हो जाएगा, अगला जीवन भी नरकी रूप हो जाएगा। और जो व्यक्ति आत्महत्या कर रहा तो वो तो चला गया और उसके परिवार वालों को कितनी चोटें सहनी पड़ती, असहनीय पीड़ा, दर्दनाक पीड़ा। इसलिए ऐसा ना करें। दोनों सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रखें और अच्छा जीवन जिए और इस तरह की बातों से जिससे समाज को मुक्ति मिल सके, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी प्रेयर। धन्यवाद, धन्यवाद। शुभ रात्रि।